everyone to your own YouTube channel that is Meet Niketan. Quantum mechanical model, okay? So let's get started without any delay. So here we have question number 1, which is regarding which wavelength? De Broglie's wavelength, okay? This is like in the topic जहाँ पे हम बात करते हैं towards quantum mechanical model of an atom. यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, De Broglie's wavelength and secondly we will talk about Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है भाई, तो चलो यहाँ पे बात करते हैं. The de Broglie wavelength associated with a ball of mass 200 grams and moving with a velocity, moving at a speed of 5 meters per hour. अभी हमें क्या बताना है? Simply lambda d की वैल्यू बतानी है, ठीक है भाई? That is de Broglie's wavelength, करेक्ट है? कैसे निकालते हो मैम? h by momentum, right? h by p. h is Planck's constant and p is the momentum, सही है? Momentum can be written as h over mv. m is mass and v is the velocity. अभी देखो, हमें h की वैल्यू पता है, गिवन भी है. सेकेंडली मास की वैल्यू, बच्चे मास ऑफ व्हाट वाज दैट? अ बॉल, राइट? सो मास वी ऑलरेडी नो विच इज गिवन टू अस, इट इज 200 ग्राम्स. पर क्या ये ठीक है? नहीं. अगर हमें लैम्डा की वैल्यू मीटर्स में चाहिए, यानी कि ऐसा यूनिट में चाहिए, इसका क्या मतलब कि हमें h भी, m भी और v भी, तीनों ही चीज़ें ऐसा यूनिट में डालो ताकि जो फाइनल आंसर है वो भी ऐसा यूनिट्स में आए. तो चलो, here we know that mass is 200 grams, right? तो इसको हमें kgs में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ग्राम से किलोग्राम्स पे जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000. सो दिस विल बी 0.2 kgr हम बोल सकते हैं, सही है? और अगर बात की जाए वेलोसिटी के बारे में, विच इज गिवन टू अस एज 5 मीटर्स पर आवर, हमें किस में चाहिए होगी? मीटर्स पर सेकेंड में, ठीक है भाई? सो इट इज गिवन टू अस एज 5 मीटर्स पर आवर. लेट्स कन्वर्ट इट टू पर सेकेंड. तो हमें एक आर में जितने सेकेंड्स होते हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइडेड बाय 3600, राइट? सो हियर द वैल्यू ऑफ v विल बी 5 over 3600 मीटर्स पर सेकेंड. ओके, तो अभी हमारे पास दोनों चीज़ें सही यूनिट में हैं. जल्दी से इनको क्या करते हैं, इन सारे वैल्यूज़ को डाल देते हैं. So lambda d will be equal to h 6.625 into 10 raised to power minus 34 joule seconds. Already सब कुछ ऐसा यूनिट्स में है. Divided by mv. मास क्या है भाई? 0.2 और वेलोसिटी है 5 by 3600, राइट? तो बेसिकली वो रेसिप्रोकल हो जाएगी. 5 यहाँ पे आ जाएगा. चलो इसको तुम ऐसे ही लिख लो, 5 by 3600. इज दैट ऑल राइट? आई थिंक सो. जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो 3600 ओवरऑल न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो बच्चे हमारे पास देखो क्या बचेगा, लैम्डा डी विल बी इक्वल टू 6.625 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 इंटू 36 इंटू 10 रेज टू पावर 2, राइट? इसको हम क्या कर रहे हैं, सारे 10 के पावर्स को अलग कर रहे हैं, 10 के पावर्स को अलग कर रहे हैं ताकि ईजी हो जाए. ओवर 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू 5, करेक्ट है? तो जब आप सारे पावर्स को, चलो सॉल्व करके देखते हैं. माइनस 34 प्लस 2 दैट विल बी माइनस 32, माइनस 32 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1 दैट विल बी माइनस 31. ओके, तो अभी के हिसाब से जो 10 के पावर्स हैं वो 10 रेज टू पावर माइनस 31 आ रहे हैं. अगर आप कंसिडर करो तो ये माइनस 15 तक तो नहीं पहुंच पाएगा, है ना? जब आप 6.625 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय अगेन 10 आप करोगे, ठीक है? तो फिर से बेसिकली 10 रेज टू पावर माइनस 30 हो जाएगा. तो माइनस 30 देखो क्लोजेस्ट, माइनस 20 भी नहीं हो सकता, माइनस 25 भी नहीं हो सकता. देखो एग्जैक्टली माइनस 30 ही पावर आ रही है. तो हमने क्लोजेस्ट पावर से हमारा आंसर रिलेट करने की कोशिश करी बिना कैलकुलेशन को आगे बढ़ाए हुए, ठीक है? तो प्रीटी ऑब्वियस, जब आप इसको सॉल्व करोगे वी विल गेट इट एज 2.385 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30 मीटर्स. आप वैसे भी अगर सिर्फ पावर्स भी कैलकुलेट करोगे तो वो माइनस 30 आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे पता है प्रॉब्लम कब होती? अगर आपको पावर्स माइनस 30, माइनस 29, माइनस 31 अगर ऐसे टर्म्स में गिवन होती तो प्रॉब्लम होती, है ना? हो सकता था कि वो पावर 2 मतलब इस वैल्यू को अरेंज करने के लिए थोड़ा आगे पीछे करनी पड़ती,
ओके बट यहाँ पे जो 10 के पावर्स हैं वो उनमें बहुत डिफरेंस है, तो इसीलिए हमें हमारा आंसर जल्दी मिल गया. सो हियर वी हैव ऑप्शन नंबर डी एज द राइट चॉइस. ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. In hydrogen atom, now this is a PYQ and a very interesting PYQ. Okay, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है. द de Broglie wavelength of an electron in the second Bohr orbit will be. दो चीजों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है ना कि de Broglie wavelength बताओ एक इलेक्ट्रॉन की जब वो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट, बोहर सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है. तो यहाँ पे अच्छा, टेक अ मोमेंट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट. चलो अभी मेरे साथ ट्राई करो. तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अभी भी देखो तुमको हिंट दे दी है, अभी भी वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो. क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है भाई, दिस इज व्हाट, दिस इज योर हिंट. अभी भी वीडियो पॉज कर सकते हो. चलो जी करें अभी मेरे साथ सॉल्व. देखो यार, क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, दैट MVR, ओके, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम. इट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, right? n times h by 2 pi, right? Where n is your shell number, right? Like here we have n is equal to 2, है ना, बिकॉज हमें गिवन है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर n की वैल्यू 2 है तो ये n से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. सही है, आप बोल सकते हो MVR विल बी इक्वल टू 2h by 2 pi. तो ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ h by pi. हम यहाँ से बोल सकते हैं MVR इज इक्वल टू h over pi. अब देखो, अगर आप इसको रीअरेंज करने की कोशिश करो तो pi इंटू r विल बी इक्वल टू h by mv, राइट? तो यहाँ से आप बोल सकते हो रीअरेंजिंग द इक्वेशन, पाई इंटू आर, पाई को ऊपर ले गए, एम वी को नीचे ले गए, तो ये हो गया h बाई एम वी. और h बाई एम वी ही क्या होता है, डी ब्रॉइज वेवलेंथ. तो यार ये निकल के आ गई आपकी डी ब्रॉइज वेवलेंथ, राइट? ये पूरी वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू लैम्डा डी. सही है, तो पाई इंटू आर. अब देखो मुद्दा क्या है कि हमें सेकेंड बोहर का रेडियस पता करना है, राइट? सो दैट रेडियस इज ऑलवेज n स्क्वायर ए नॉट. वैसे इट इज n स्क्वायर ए नॉट बाई जी, बट हम हाइड्रोजन की बात करें तो z1 हो जाएगा, राइट? तो इस वाली r की वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी, n स्क्वायर ए नॉट. अब देखो ए नॉट की भी वैल्यू गिवन है पिकोमीटर्स में 52.9 और n की वैल्यू हमें 2 पता है. सो दिस विल बी इक्वल टू 4 बिकॉज 2 स्क्वायर. चलो लिख लेते हैं तुम्हारे कंफर्ट के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए. 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए नॉट विच इज 52.9 पिकोमीटर्स. एंगस्ट्रॉम में नहीं बात कर रहे हैं, पिकोमीटर्स में बात कर रहे हैं. 52.9 पिकोमीटर. ये क्या आया, रेडियस निकल के आया. सो 2 इंटू 52.9, 200 के अराउंड ये वैल्यू आनी चाहिए. ये देखो 211.6 मैं कंसिडर करूंगी इसको. तो बस आ गया हमारा आंसर. ये देखो, ये रहा आपका R. सही है, ये क्या निकल गया हमारा R, 211.6 पिकोमीटर. क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, हमारा फाइनल आंसर है पाई मल्टीप्लाइड बाय R, राइट? तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, ये हमारी लैम्डा डी की वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी, पाई मल्टीप्लाइड बाय 211.6. चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 211.6 पाई और यूनिट क्या है, पिकोमीटर. आंसर देखो 211.6 पाई पिकोमीटर. तो इसीलिए आप बोलोगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही जवाब है. जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, आई थिंक इट्स क्लियर, राइट? यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमें पता चला MVR इज इक्वल टू h बाई पाई. जब हमने इसको रीअरेंज किया तो पाई r निकल के आ गया h बाई एम वी, और h बाई एम वी ही क्या होता है, डी ब्रॉइज वेवलेंथ. तो ये देखो ये निकल गया डी ब्रॉइज वेवलेंथ. फिर हमने इस रेडियस की वैल्यू निकाली यहाँ पे विच वॉज 211.6 पिकोमीटर्स. फिर इसको हमने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? बिकॉज इट वॉज इक्वल टू पाई आर. क्लियर है? तो देखो उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बी और सी ऑप्शन. समटाइम्स क्या होता है, बच्चों ने रेडियस निकाला, अरे 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 आंसर मैच कर दिया और टिक करके आ गए. तो ऑलवेज सोच के आंसर को टिक मार्क करना है. ओके, आगे बढ़ते हैं.
A 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meters per second. The associated wavelength will be. Now again बच्चे हमें बताना है de Broglie's wavelength क्या होता है मैम, h by p, where p is the momentum. Momentum is h by mv, right? Product of mass and velocity. हमारे पास देखो mass भी already हमें kgs में given है और velocity भी meters per second में given है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी change करने की, unit change करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो बस प्यार से आराम से values put कर दो and we will be done. So this will be 6.6 into 10 raised to power minus 34 over mass by कितना है 0.66 kgs. अभी देखो एग्जामिनर ने आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 6.6 और 0.66 दिया हुआ है, मेक इट इजी. और वेलोसिटी भी इजी दी हुई है भाई 10 रेज टू पावर 2, 100 मीटर्स पर सेकेंड. सही है. तो अभी देखो कैन आई कीप इट एज 6.6 into 10 raised to power minus 1. I can do that, है ना. I can also write it as 6.6 into 10 raised to power minus 1. तो 6.6 से 6.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब आप 10 के पावर्स देखोगे तो क्या बचेगा, -35 ही बचेगा, राइट? करेक्ट. तो आ गया हमारा आंसर 10 raised to power minus 35 मीटर्स. आंसर देखो भाई 1 into 10 raised to power minus 35, एक ही बात है यार, ठीक है? तो ये आ गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी. क्लियर है बच्चा लोग? डन है. चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल. नाउ अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन्होंने क्या कहा कि आप साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ आप नहीं बता सकते हो एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कि वो कहाँ पर है और उसकी वेलोसिटी यानी कि वो किस स्पीड से घूम रहा है, ठीक है? आप ये बात साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते हो. तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, राइट? तो उन्होंने कहा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ओके, इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h by 4 pi. This is according to Heisenberg's uncertainty principle, ठीक है? यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है कि यार जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में और मोमेंटम में वो इक्वल है, ठीक है? तो हमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताना है, ठीक है? सो आई कैन से फ्रॉम हियर दैट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी. नाउ दिस थिंग इज गिवन टू मी, ओके, दिस इज गिवन टू मी, अज्यूम नहीं कर रही हूँ मैं, गिवन है मुझे. तो आई कैन राइट इट एज डेल्टा पी स्क्वायर. यस मैम, आई कैन डू दैट. डेल्टा पी स्क्वायर इज h बाय 4 पाई. करेक्ट है. मोमेंटम क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी. मास में तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी, तो दिस कैन बी रिटन एज m डेल्टा v का होल स्क्वायर. सही है. एंड दैट विल बी अगेन h बाय 4 pi. Now if I take square root on both the sides, so this will become m delta v and this will become under root of h by 4 pi, है ना? तो बच्चे 4 तो अंडर स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा and it can be written as 1 by 2 and this will be under root h over pi, right? मास को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो this will be 1 by 2m, right? तो चलो जी, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं यार. So from here delta v is either greater than or equal to 1 by 2m under root of h by pi. चलो भाई देखो क्या कुछ मैच कर रहा है. 1 by m नहीं, हमारे पास है 1 by 2m. तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर सी जो है वो एग्जैक्टली वही है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. तो विच इज आवर राइट चॉइस? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस. ठीक है भाई, आई थिंक इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. 4d, 5p, 5f and 6p orbitals are arranged in the order of increasing order of energies. Okay, the correct option is, chalo wait, let's calculate. First of all, how do we calculate energy? By n plus l rule, right? By n plus l rule.
n is the principal quantum number and l is the azimuthal quantum number, right? और different subshells के लिए if I talk about s, p, d, f, what is the value of l, azimuthal quantum number? It's already predefined, right? So l is equal to 0 for s subshell, for p it's 1, for d it's 2, for f it's 3, and if I take g as well, s, p, d, f, g, then for g it's going to be equal to 4, right? Is it okay? I think so. आगे बढ़े और अच्छा एक और चीज भी बता देते हैं, अगर n प्लस l की वैल्यू दो सबशेल्स के लिए सेम निकल के आ रही है तो जिसमें n की वैल्यू बड़ी है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है? तो चलो भाई निकाल लेते हैं. 4d की एनर्जी 4 plus 2, right? It's going to be equal to 4 plus 2, that's 6, okay? For 5p के लिए निकाल लेते हैं भाई. 5 plus 1 again 6. तो आप देख सकते हो कि 4d और 5p में दोनों की वैल्यू 6 आ रही है, बट ज्यादा एनर्जी किसकी होगी बेटा? 5p की होगी, ठीक है? आगे देखते हैं 5f के लिए क्या निकल के आएगी वैल्यू? 5 plus 3, right? So 5 plus 3, that's 8. And for 6p, it's going to be 6 plus 1, that is 7. Okay? तो देखो ये तो फॉर श्योर है कि सबसे ज़्यादा 5f की एनर्जी है, फिर 6p की है. सबसे पहले 5f फिर 6p. तो देखो ऑप्शन नंबर b नहीं हो सकता और ऑप्शन नंबर c भी नहीं हो सकता. इट इज ईदर ऑप्शन नंबर a और ऑप्शन नंबर d. करेक्ट है? 5f फिर 6p और 4d और 5p में ज्यादा एनर्जी किसकी है बेटा? 5p की ज्यादा है क्योंकि n की वैल्यू इसमें बड़ी है. तो ऑप्शन नंबर a 5f, 6p, 5p एंड 4d की सबसे कम आएगी, ठीक है भाई? सो फ्रॉम हियर ऑप्शन नंबर a जो है वो हमारा सही जवाब है. क्लियर है? इतने इजी क्वेश्चंस आपके नीट के एग्जाम में आने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत प्यारा है, तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से करें, ठीक है? आज हमारा लास्ट सेशन है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. मेक श्योर यू डू all the sessions. Okay, today is day number 5. Some basic concepts of chemistry and this structure of atom we have completed today. Cool है? चलो आगे बढ़ते हैं. Two electrons occupying an orbital are distinguished by. अच्छा देखो एक orbital में भाई मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2, ठीक है? अगर ये एक ऑर्बिटल है तो हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे दिखाते हैं? लाइक दिस. इफ दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन देन दिस इज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन. सही है? तो हम बोलते हैं कि इनमें से एक की स्पिन है +1/2 और दूसरे की स्पिन है -1/2, राइट? तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं हम उनको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? उनके स्पिन क्वांटम नंबर से. हाउ? By their spin quantum number. Is it all right? Yeah. Let's check principal angular magnetic spin. Which option is correct? Option number D is the right choice. Done है. आगे बात करें बच्चे लोग. Which of the following sets of quantum numbers is permissible? इनमें से कौन सा अरेंजमेंट ऐसा है जो कि माना जा सकता है? देखो आई गिव यू टिप. सबसे पहले हम चेक करेंगे स्पिन. ओके, अगर स्पिन +1/2 या -1/2 के अलावा कुछ और है तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली वो एक परमिसिबल अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, ठीक है? देन n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे चलो लिख भी लेते हैं. n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है? अगर इसके बेसिस पे बात करें l की वैल्यू की, ओके, सो इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू, इसके वैल्यूज क्या हो सकते हैं? 0 to n-1. करेक्ट है? तो दूसरी चीज हम क्या चेक करेंगे कि n और l की वैल्यू इक्वल तो नहीं है ना? अगर n और l की वैल्यू इक्वल हो गई तो वो भी हमारा परमिसिबल अरेंजमेंट नहीं होगा. देन वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इसकी वैल्यू क्या होगी? -l to +l. सही है? फिर हम तीसरी चीज क्या चेक करेंगे? यार जो l की वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू बड़ा नहीं होना चाहिए l से. साइन कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा. सही है? और स्पिन तो यार हमें पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया. इट्स गोइंग टू बी इधर +1/2 और -1/2. ठीक है भाई? चल हमें बताना है कि कौन सा अरेंजमेंट परमिसिबल है. तो देखो सबसे पहले जब आप स्पिन चेक करोगे
+1/2 -1/2 +1/2 1, ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता. इट इज़ नॉट अ परमिसिबल अरेंजमेंट. पहले ही कट गया चेक करने से पहले ही. हाँ जी, फिर चेक करते हैं एल की वैल्यू. देखो एन की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एन और एल की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती. एल हमेशा एन से छोटा रहेगा, n-1. ठीक है, ये भी नहीं हो सकता. एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 1 और m की वैल्यू -2. क्या ये हो सकता है? नहीं. m की वैल्यू -1 से +1 ही वेरी कर सकती है सिर्फ. तो बच्चे ये भी नहीं हो सकता. बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी. यहाँ सब कुछ ठीक है. n की वैल्यू 2 है, ठीक है. l की वैल्यू 0 to n-1 हो सकती है, यानी कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है. यहाँ पे 1 है. m की वैल्यू -1 to +1 हो सकती है, यानी कि -1 0 +1. यहाँ 0 और s की वैल्यू +2 है, +1/2 है. तो ये है हमारा सही जवाब. ओके, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू चेक. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल. सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? स्पिन. अगर वो +1/2 या -1/2 के अलावा कोई और नंबर है तो वो अरेंजमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, 0. ओहो, ऑप्शन नंबर ए. लो जी, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. क्यों? क्योंकि स्पिन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 0 निकल के आ गई. इट कैन ईदर बी +1/2 और -1/2. तो वी हैव गॉट आवर आंसर. आगे चलते हैं. Which quantum numbers gives the shell to which the electron belongs? कौन सा क्वांटम नंबर ऐसा होता है जो आपको शेल के बारे में बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज n. ओके, कौन बताता है बच्चे आपको शेल के बारे में? दैट इज आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से. तो ऑप्शन नंबर ए. क्या बात है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही जवाब है. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस. डन है, क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल? बताओ जी बच्चे. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज 2n². व्हाट इज दैट? इट इज 2n². ओके, फॉर इंस्टेंस अगर आप चेक करो n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो ये वैल्यू कितने निकल के आती है? 2 × 1², दैट इज 2, राइट. तो अगर आप पहला लाइक फर्स्ट सब शेल में क्या होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ 1s होता है ना, करेक्ट है. और एक 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2. तो ये देखो ये नंबर निकल के आ गया ना, 2. ठीक है. सिमिलरली अगर n की वैल्यू 2 है, सो दिस वैल्यू विल बी 2 × 2², यानी कि 2 × 4, दैट्स 8, राइट. तो बच्चे फॉर 2 क्या 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 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं? 2s एंड 2p, राइट. दिस इज अ 2s ऑर्बिटल, तो इसमें कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. और 2p ऑर्बिटल में 2p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स? 3. तो बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6, राइट. सो 6 + 2 अगेन 8 आ गया ना. तो दैट इज व्हाई दिस वैल्यू इज 2n². ओके, ये मैंने आपको समझाने के लिए भी बता दिया कि कैसे ये आपको आ रहा है. दिस इज एन एग्जाम्पल. इज इट क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं? सही जवाब देखो और ढूंढो. n 2n n² 2n², 2n². क्लियर है? डन है. चलिए आगे बढ़ते हैं. What is the azimuthal quantum number for the following subshell? आपको पिक्चर गिवन है, तो यहाँ पे उसने दोनों चीज़ें चेक कर ली आपके बारे में कि आपको पता है कि नहीं कि ये कौन सा सबशेल है. बेटा एस सबशेल की क्या शेप होती है? एस ऑर्बिटल, इट इज स्फेरिकल इन शेप. पी कैसी होती है? डम्बल शेप्ड. और ये कैसा है? डबल डम्बल शेप्ड. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डी सबशेल. ठीक है, एंड दैट टू अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, this is dx² - y², right? This is dx² - y². azimuthal quantum number क्या होता है बच्चे? L, right? It's L. और अभी ही हमने बात करी S, P, D, F, G. The given value of L, that is azimuthal quantum number 0, 1, 2, 3, 4. So for D it's 2, right? So the value of L is going to be equals to 2. इसके लिए L की वैल्यू क्या आने वाली है? 2. So 1, 2, 3, 4 क्या है सही जवाब? बताओ बच्चे लोग. दिख गया? 2, ऑप्शन नंबर बी.
तो वो है हमारा सही जवाब। आई थिंक अभी तक कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। How many orbitals and electrons are associated with n is equal to 4? अभी हमने एक क्वेश्चन किया बच्चे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम कैसे निकालते हैं? n स्क्वायर से, राइट? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एग्जाम्पल फिर से भी देके दिखा देंगे, दैट इज n स्क्वायर, राइट? सो इट इज 4 स्क्वायर, दैट इज 16, करेक्ट? एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो इतने ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2n स्क्वायर, दैट विल बी 2 into 16, दैट्स 32। क्लियर है? आई थिंक सो। अगर आप n इज इक्वल टू 1 की बात करोगे तो उसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे? 1। तो 1 में आप देखोगे इसीलिए 1s होता है सिर्फ, है ना? अगर आप n इज इक्वल टू 2 के लिए बात करोगे तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो आप देखोगे 2s और 2p मिला के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है भाई? सो 16 and 32, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस। क्लियर है? आई थिंक सो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल? कितने बालकों को याद है ऑलरेडी कि एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना किस किस को ऑलरेडी याद था, और बच्चे अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लो, ठीक है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ओके, p, इट इज अंडर रूट ऑफ l plus 1 h over 2 pi। l क्या है बच्चे यहाँ पे? l इज द अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ओके? L है यहाँ पे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है? हम बात कर रहे हैं 2s ऑर्बिटल के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट 2s ऑर्बिटल। तो यहाँ से बेटा देख के हमें क्या पता चलता है कि 2s के लिए n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 2, और l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है बेटा? 0, है ना? अभी फिर से हर बार मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। s p d f, L की वैल्यू 0 1 2 3, सही है? तो L की वैल्यू 0। यहाँ पे जब आप L की वैल्यू बेटा 0 डालोगे, 0 into 0 plus 1, पूरा ये 0 हो गया। 0 multiplied by anything is 0, राइट? तो आप बोलोगे ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है? 0। बड़ा बड़े लग दे इसको, 0, ठीक है भाई? चेक करो आंसर जल्दी। 1 2 3 0, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस। ये वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू 0, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना जहाँ 0 होती है, वो क्या होते हैं? दोज आर कॉल्ड एज नोड्स, राइट? हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? नोड्स बोलते हैं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रीजन, नोडल सरफेसेस, नोड्स, या फिर इसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं? नोडल सरफेसेस या नोडल प्लेन्स भी लिखा सकते हैं कभी कभी, ठीक है? सॉरी, वी कैन ऑल्सो नेम इट एज नोडल सरफेसेस और प्लेन्स, ठीक है भाई? सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी जो है वो है हमारा सही जवाब। क्लियर है? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 4th एनर्जी लेवल, बताओ भाई n इज इक्वल टू 4 के लिए कितने ऑर्बिटल्स उसमें होंगे? n इज इक्वल टू 4 के लिए, सो द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय n स्क्वायर, जब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज करते हुए बताना है तब, ठीक है? सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, total number of orbitals, right? It is how much? n square. So this will come out to be how much? 4 square. So that would be 16, right? 16. अब कैसे आया ये वैल्यू 16? चलो देख भी लेते हैं। अगर आप n is equal to 4 के लिए बात करो तो कौन कौन से हमारे पास सब शेल्स होते हैं? 4s, 4p, 4d, right? s, p, d एंड f, है ना? 4f। तो देखो
एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चे? एक, राइट? एक, 3. डी में कितने होते हैं? 5. और एफ में कितने होते हैं? 7. तो देखो यार ये वैल्यू कितनी आ गई? 4 + 5 9, 9 + 7 16 आ गई ना ये वैल्यू। तो ये देखो मैच्ड, दिस वैल्यू इज अगेन मैच्ड। ठीक है भाई, क्लियर है कि क्या मतलब है इसका, हमें वो भी समझ में आना चाहिए। आगे मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।